कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव डाला है। अधिकांशतः प्रभाव प्रतिकूल ही रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही। विशेषज्ञों का मानना है कि इस महामारी ने समाज में असमानता बढ़ा दी है। हालांकि कुछ हालिया रिपोर्ट इससे इतर मत रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगाडिया के रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी के बाद भारत में गरीबी और असमानता में कमी आई है। यानी कि यह जो हम एक थॉट प्रोसेस है कि अगर महामारी हुई है, लॉकडाउन हुआ है, तो सारा अर्थव्यवस्था का काम जो है वह रुक सा गया, धीमा हो गया। तो इस बीच में जो हालिया बहुत सारे रिपोर्ट आए थे, उनका यह कहना था कि कोविड से पहले की जो स्थिति है उसकी तुलना में असमानता और गरीबी बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगाडिया, उनका जो रिपोर्ट आया है उसमें वो कुछ आधार बनाए हैं और उस आधार के बेस पे वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि स्थिति अब सामान्य है। यानी कि कोविड के बाद की स्थिति जो है अब फिर से असमानता कम हुई है, गिरती हुई नजर आ रही है। तो क्या रिपोर्ट है उनका, भारत में गरीबी की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों पर हम विस्तृत चर्चा कर लेंगे। देखिए, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, महामारी के बाद भारत में गरीबी और असमानता में कमी। दो तीन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। एक बात तो यहाँ की जा रही है कि महामारी के बाद ये जो कोविड-19 आया था, वहाँ जो लॉकडाउन वगैरह लगा, वो 2 साल का फेज, उसके बाद की स्थिति में भारत के संदर्भ में बात की जा रही है दो टर्म को लेते हुए कि एक गरीबी और दूसरी असमानता। यानी कि गरीबी और अमीरी के बीच के जो असमानताएं हैं, इनका कहना है कि उसमें कमी आई है। तो हम यह देखेंगे कि गरीबी क्या होता है और विभिन्न रिपोर्ट में इसके बारे में क्या कहा गया है। उससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक प्रीलिम्स का प्रश्न लाते हैं और यह प्रश्न जो है यह इसी टॉपिक से संबंधित है। तो यदि आप इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसका जवाब इसी वीडियो में छुपा हुआ है। तो आप देख लीजिए, पहले प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में, यहाँ ध्यान देना है, भारत में गरीबी से संबंधित नहीं है। बार बार मैं जैसा कहता हूँ कि प्रश्न के पुछल्ले शब्द पे ध्यान दीजिए। तो संबंधित नहीं है की बात की जा रही है, कौन से संबंधित समिति की बात। 4 विकल्प आपके पास दिया हुआ है। डॉक्टर वाई के अलग समिति, लकड़ावाला समिति, VM खांडविलकर समिति और रंगराजन समिति। तो इसमें 4 में से कौन सी ऐसी समिति है जो यहाँ पर आप देखेंगे जो इस स्थिति से, यानी कि भारत में जो गरीबी के लिए समिति बनाई गई थी उससे संबंधित नहीं है। यानी कि 3 उससे संबंधित है, एक ढूंढ के निकालना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि यह मुद्दा जो है सुर्खियों में क्यों रहा है। देखिए, एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ है और उसमें कहा गया है कि कोविड महामारी के दौरान जो देश में गरीबी थी, असमानता थी, अब उसकी स्थिति जो है कोविड के बाद उसमें कमी आई है। अगर न्यूज़पेपर के कटिंग में आप देखेंगे तो महामारी के बाद भारत में असमानता घटी है। ध्यान देना है कि यह जो है एक व्यक्ति का या 2 व्यक्ति का, एक दो संस्थान का, डिटेल से मैं बताऊंगा, उनका यह शोध पत्र है। भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख के इसको पढ़ना है। जैसा कि मैंने कहा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो पूर्व में रह चुके हैं अरविंद पनगाडिया, उन्होंने कहा है, उनका एक न्यू रिसर्च पेपर आया है, वो कह रहे हैं कि आफ्टर पेंडेमिक पॉवर्टी केप्ट फॉलिंग एवरी क्वार्टर फ्रॉम जुलाई सितंबर 2020। यानी कि 2020 के बाद, ये जुलाई सितंबर का जो 2020 का है और उसके बाद के जितने भी क्वार्टर रहे उस साल के, उसके बाद गरीबी और असमानता गिरती हुई नजर आई है। कैसे कह रहे हैं, क्या आधार है, उन सब पर हम बात कर लेते हैं। चलिए, इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहले उसे देखिए। हुआ क्या है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के में प्रोफेसर भी हैं, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं अरविंद पनगाडिया, ये, और नई दिल्ली स्थित एक अनुसंधान और परामर्श संगठन है इंटेलिंक, इसके संस्थापक हैं विशाल मोरे। इन्होंने दोनों ने मिल करके एक रिपोर्ट तैयार किया है, एक रिसर्च पेपर तैयार किया है और वह उसका टॉपिक रखा गया था भारत में गरीबी और असमानता कोविड-19 से पहले और बाद में। यह टॉपिक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। शीर्षक से एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया है। अब इसका आधार क्या लिया है यह देखिए। इसके लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल विश्लेषण में रिपोर्ट किए गए घरेलू व्यय पर
डेटा का उपयोग करके इन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। यानी कि इस रिपोर्ट को तैयार करने का आधार इनका ध्यान रखना है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में जो रिपोर्ट हुआ है घरेलू व्यय, उसका डाटा लिया इन्होंने, उस डाटा को एनालिसिस किया, उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार किया है। और यह रिपोर्ट फिर इसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो हुआ है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, यह शोध पत्र 24-25 मार्च 2023 को कोलंबिया विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय अर्थव्यवस्था पर तीसरे कोलंबिया शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत भी किया गया। और वहीं से ये बात चर्चा आई, चूँकि वैश्विक स्तर पर जब इस तरह की बातें हुई तो सबकी नज़र यहाँ पड़ी कि यह तो उलट है। हम सब ऐसा मान के चल रहे हैं, दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री हैं वो ऐसा मान के चल रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ये कहती है, रिसर्च ऐसा करता है, इवन कई गवर्नमेंट रिपोर्ट ऐसा कह रहा है कि कोविड के बाद जो है असमानता बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है। लेकिन जब कोई रिसर्च पेपर यह कहे कि नहीं ऐसी स्थिति नहीं है दरअसल, तो फिर सबका ध्यान उधर जाना स्वाभाविक हो जाता है। चलिए अब गरीबी की स्थिति देखते हैं कि गरीबी क्या होता है। देखिए, किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति है जब वह, उसके पास जो बुनियादी सुविधाएं हैं, यानी कि उसकी बुनियादी ज़रूरत क्या हो सकता है। आप पुरानी फिल्में देखते होंगे तो वहाँ पर एक बातें उभर कर सामने आती होगी, आपने देखा भी होगा, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। तो इस तरह की बातें की जाती रही है, यानी कि रोटी मतलब भोजन की आवश्यकता होनी चाहिए, वस्त्र कहाँ क्या होगा उनके पास है या नहीं, सर छुपाने के लिए जगह है कि नहीं, मकान की बात की गई है। तो यह बुनियादी सुविधाएं हैं। इसके अलावा भी आप जैसे शिक्षा की बात करेंगे, समय के साथ चीज़ें जुड़ती जल्दी जाती है। आप चिकित्सा की बात करेंगे, तो इस तरह की और भी कई बुनियादी सुविधाएं यदि उनके पास नहीं है तो निश्चित तौर पर से वो गरीब माने जाएंगे। गरीबी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं के आधार पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। विश्व बैंक का अपना एक परिभाषा है, उसे समझ लीजिए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है, अत्यधिक गरीबी को प्रतिदिन 1.90 डॉलर से कम रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में माना जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो एक दिन में 1.9 डॉलर से कम कमाता है, अमेरिकी डॉलर की बात की जा रही है, तो उसे गरीब मानता है विश्व बैंक। ठीक है, अत्यधिक गरीबी और घोर गरीबी, ठीक है, एक बात समझ लीजिए, इसमें बुनियादी भोजन, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, आश्रय यानी कि मकान की बात, और शिक्षा की कमी इन सब चीज़ों में शामिल है। शोध पत्र जो ये हुआ है अरविंद पनगारिया साहब का, उसका क्या आधार रहा है उसको देख लीजिए कि क्या क्या कैसे कैसे उन्होंने डेटा तैयार किया है। अगर आप इस पूरे डेटा को समझ जाएंगे तो पूरी तरह से इस खेल को आप समझ जाएंगे, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इस बात को समझ जाएंगे, इस रिसर्च पेपर को आप पूरी तरह से समझेंगे। तो इस शोध पत्र में कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उसे समझिए। 2-3 बातें समझिए कि जो भी यहाँ फिगर्स लिया गया है वो परसेंटेज में लिया गया है। जब भी आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन में इस तरह के डेटा वगैरह देखते होंगे तो संभव है कि थोड़ी बहुत परेशानी होती होगी, आपको अचानक से लगता होगा कि पूरा ही मैथमेटिकल क्या है, इतना इतना। तो ऐसा हौच-पौच नहीं होना है, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से इन चीज़ों को समझना है। और जब आप देखते होंगे कि इकोनॉमी में कोई भी डेटा आप सही से समझ जाते हैं तब वो चीज़ आपको बहुत आसान लगने लग जाता है, फिर आपको स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप यहीं से इसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये भी समझेंगे कि यहाँ पर इस डेटा को कैसे समझें, और यह भी आप देखिए कि मैं कैसे समझा पा रहा हूँ, आपको कैसे बता रहा हूँ, तो आप अगले कोई मैप हो आपके पास, कोई इस तरह का डेटा हो, फ्लो चार्ट हो, तो उसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो हमने देखा कि ये जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है इस शोध पत्र में, वह पूरा फिगर कहाँ परसेंटेज में लिया गया है। यानी कि अगर यहाँ पर 33.50 है तो यह परसेंटेज में है, 33% की बात की गई है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है, हेडिंग देखते हैं, क्वार्टरली पॉवर्टी एस्टिमेट्स। एक जो एस्टिमेशन लगाया गया है वो क्या, गरीबी का क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने का। आप जानते हैं साल में 4 क्वार्टर होता है, तो 3-3 महीने का क्वार्टर। ठीक है, और यहाँ पर टॉपिक हम देख लिए कि टॉपिक क्या कहता है। फिर देखिए कि पॉइंट्स क्या है। एक बात की गई है रूरल पॉवर्टी की, यानी कि ग्रामीण स्तर पर गरीबी की स्थिति बताई गई है। ठीक है, दूसरा अर्बन है, यानी कि शहरी स्तर पर है, और तीसरा जो है ओवरऑल है, यानी कि नेशनल लेवल पे गरीबी की क्या स्थिति रही है यह बताया गया है। अब यहाँ देखिए कि साल कौन सा चुना गया, तो 2019-20 एक लिया गया है वित्तीय वर्ष, और फिर दूसरा वित्तीय वर्ष लिया गया है 2020-21। ध्यान देना है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी है उसका भी आधार वर्ष यही है, शहरी क्षेत्र का भी आधार वर्ष यही है, और जो नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया है उसका भी आधार वर्ष एक ही रखा गया है। ठीक है,
अब देखिए 4 क्वार्टर साल में होता है, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून, ये समझ गए 4। तो सभी का चारों का अलग अलग डेटा दिखाया गया है। अब यहाँ से अब एक ओवर ऑल आप समझ गए कि किस तरह से समझना है। आपने देख लिया कि मैं कैसे आपको इन चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आप जब देखें तो आपको भी इस तरह से समझ में आए। अब देखिए 2019-20 लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 2019-20 अगर फाइनेंशियल ईयर लेते हैं तो जुलाई से सितंबर में यहाँ पर जो गरीबी था ग्रामीण क्षेत्र में कितना था, 37.50। अब देखिए दूसरे क्वार्टर में जब पहुंचते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर में हम देखते हैं कि यहाँ से गरीबी जो है मामूली कमी आती है, 37.40 पे आ जाता है। यहाँ 5 था, यहाँ 4 आया। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से आपको तोड़ के समझ लेना है, इस जगह से यहाँ से पूरे समझिए इस स्थिति को। यदि आप ध्यान से देखेंगे, चूंकि यह जो स्थिति है कोरोना से पूर्व की स्थिति है, यहाँ से ये लहर शुरू हुआ कोरोना का 19-20 का, देख लीजिए। जब जनवरी से मार्च का स्थिति हम देखते हैं तो यहाँ पर कोरोना की थोड़ी थोड़ी मतलब शुरुआत हो चुका था 2019-20, अगर आपको याद हो समय तो। यहाँ पे मार्च में होली का पर्व था, आपको ध्यान होगा। होली के पर्व में लोग घर गए थे और फिर गांव में ही रह गए थे। यहीं पे कोविड आ गया था, मार्च के समय ही लॉकडाउन लगा दिया गया था 2020 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, इसलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ 2020 ईस्वी में। तो इस क्वार्टर में मार्च में लॉकडाउन लग गया। यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे गरीबी का परसेंटेज वह 33.50 है, ठीक है। अब देखिए इस क्वार्टर के बाद जैसे ही हम अगले क्वार्टर में पहुँचते हैं 2020 वाले में, तो अप्रैल से जो जून का क्वार्टर है वहाँ पर जैसे पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि गरीबी में वृद्धि हो गई है अचानक से। 33.5 था जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में, और ये उछल के 36.4 हो गया है अप्रैल जून के क्वार्टर में। इसका कारण यहाँ है कि यहाँ पर उस वक्त सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था। अगर आपको ध्यान हो तो ये वही समय है। तो जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो सभी सुविधाएं बंद था, उस पर हम डिटेल से आएंगे। पहले हम आंकड़े आपको बता देते हैं, फिर उसके कारण पे चले जाएंगे। इसी तरह देखेंगे 20-21 में देखेंगे आप, तो 20-21 में आपको नजर आएगा ये लॉकडाउन के समय का था। उसके बाद की स्थिति जब आया है, लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद देखिए 26 से 26.10 पे ग्रामीण में आया, तो थोड़ी सी सुधार हो गई, यानी कि गरीबी यहाँ गिरा है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे, देखिए इस क्वार्टर में अप्रैल से जून के बाद 36.40 था। यहाँ पे आ जाइए 20-21 के क्वार्टर पे, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर में देखिए जुलाई से सितंबर में तो 33.5 है, और ये अक्टूबर दिसंबर में देखेंगे 31.9% पे आ गए हम, और जनवरी मार्च में 26 और यहाँ पर भी 26। यानी कि आप यहाँ देखिए ये था कोविड से पहले का समय 37-33, ठीक है गरीबी। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ बढ़ा है निश्चित तौर पर, तो यहाँ बढ़ने का कारण बताया गया है कि यहाँ पर लॉकडाउन था तो स्थिति खराब थी। अब यहाँ के बाद आप बाकी क्वार्टर में देखिए, यहाँ 36 था, यहाँ फिर आ गया दूसरे साल में तो 33 के बाद गिर के 31 हुआ, 31 के बाद गरीबी गिर के 26, और फिर यहाँ पर 26.6 से 26.1 पे पहुँच गया। यानी कि आप देखेंगे लगातार इस रिपोर्ट के आधार पे तो ग्रामीण क्षेत्र में इस 2 वित्तीय वर्ष को देखते हुए आप समझ जाएंगे कि निश्चित तौर पे गरीबी जो है, असमानता जो है गिरती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अर्बन पॉवर्टी में भी वही नज़र आएगा आपको। 20 का आंकड़ा लीजिए, यहाँ पर लॉकडाउन लगा 16.3 पे, और यहाँ देखिए बढ़ गया ये। तो इस एरिया में गरीबी आपको बढ़ता दिखाएगा अप्रैल से जून तक शहरी क्षेत्र में। लेकिन यहाँ के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे मामूली बढ़ोतरी हुई है गरीबी में, लेकिन उसके बाद देखिए फिर यहाँ गिरा है, फिर लगभग ये बढ़ोतरी हल्का सा, फिर यहाँ गिरा है अभी, ठीक है। गरीब वहाँ पे गरीबी आपको परसेंटेज रूप में गिरता हुआ नजर आएगा। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 28.2 से बढ़ा है यहाँ पर, चूँकि इधर ही लॉकडाउन था। और उसके बाद 31 के बाद देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर ओवरऑल, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों शामिल हैं, तो 30 के बाद 28 के बाद 25 के बाद 24। तो यही बातें की गई, यानी कि ये बातें प्रूफ की गई है यहाँ पर कि राष्ट्रीय स्तर पर जो गरीबी है और समानता है वह कोविड से पहले की ये स्थिति था, ठीक है। और उसके बाद कोविड से पहले का ये वाला स्थिति है, ये वाला हिस्सा है यहाँ, और उसके बाद देखिए लगातार स्थिति जो सुधरती चली गई है 31, 30, 28, 25, 24,
यानी कि गरीबी और असमानता यहाँ गिरती हुई नजर आ रही है इस क्वार्टर को यदि हम देखें तो 2020-21 में। तो यह कहने का इनका मतलब था। अब यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनवरी और मार्च का जो क्वार्टर है उसके अलावा ये अप्रैल और जून वाले क्वार्टर में अचानक से हर जगह आप देखेंगे कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, गरीबी बढ़ी है। तो इसका कारण जैसे 33 से 36, 16 से 20, 28 से 31, इसका कारण है कि उस वक्त लॉकडाउन हो गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूँ कि लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन के वजह से ग्रामीण क्षेत्रों पर दबाव बढ़ा, लोग शहरों से निकल के गाँव में गए, तो वहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, यहाँ पर शहरों की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जितने भी कल कारखाने थे बंद हो गए, पूरा इंडस्ट्री चौपट हो गया, परिवहन बंद कर दिया गया, जितने भी ऑफिस थे बंद हो गया। तो प्रोडक्ट को लेकर के और सर्विस सेक्टर को लेकर के दोनों ही वहां पर लॉकडाउन में बंद कर दिए गए। तो लोगों का रोजगार चला गया, लोगों के पास जो पैसे होने चाहिए थे नहीं थे, संसाधनों की कमी थी, इस वजह से गरीबी बढ़ता है और वही पूरा असर फिर यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। तो यह पूरा रिपोर्ट दरअसल इतना ही बातें कह रही है, इसी को जस्टिफाई इन्होंने यहाँ पर आकर के रिजल्ट के रूप में किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। यही बातें यहाँ लिखी हुई है। जैसा कि उन्होंने कहा ग्रामीण स्तर पर लगातार गिरावट हुई है और लॉकडाउन को बताया था कि वहाँ पर गरीबी बढ़ गई थी। तो यही बातें हैं जो मैंने आपको समझाया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र की बातें हैं, शहरी क्षेत्र की भी वही बातें हैं, आप चाहें तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शोध पत्र के अनुसार गरीबी में जो कमी आई है उसका कारण क्या है। अब यह तो हम समझ गए कि यहाँ हमने देख लिया डिटेल से आंकड़ों के अनुसार कि यह बात सत्य है कि गरीबी में कमी आई है, जो इस रिपोर्ट की बात कम से कम है वहाँ पर। लेकिन इसके कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है, इस कारण की भी चर्चा ये रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट ने कहा कि देखिए कृषि क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन रहा है, यानी कि यह रिपोर्ट कह रही है कि कोरोना के समय में भी जब लोग शहरों से गाँव में गए उस वक्त भी आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गया था, सर्विस सेक्टर में भी गिरावट आया था, लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड हमारा बहुत अच्छा किया था। मतलब उस वक्त भी 4 के आसपास वो मतलब बना हुआ था और अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर और भी भारत का अच्छा कर रहा है, यह इस रिपोर्ट का कहना है। यहाँ एक बात और कहा गया है कि मनरेगा का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है, यानी कि जब कोविड के समय भी अगर आपको याद हो तो दुनिया भर की रिपोर्टें भारत को लेकर के जब करती है, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के, तो उनका भी यह मानना है कि जो लोग शहरों से गए वहाँ पर यदि उनको रोजगार किसी एक योजना ने दिया तो वह मनरेगा था। तो मनरेगा बहुत अच्छी स्कीम के रूप में सामने आई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात अगर आप करेंगे तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार क्या कर रही है कि ज़रूरतमंद लोगों को बहुत ही कम कीमत पर जो है प्रति व्यक्ति प्रति माह जो है 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में दे रही है। यह योजना सरकार ने अभी भी बंद नहीं किया है, यानी कि एक व्यक्ति को एक महीने में 5 किलोग्राम जो खाद्यान्न है, भोजन अनाज है, वह बहुत कम रेट पर उपलब्ध करा देती है सरकार। तो इस स्तर पर अगर काम होगा तो इनका कहना है कि इसी वजह से गरीबी में कमी देखी जा रही है। कोविड-19 के बाद वार्षिक आधार पर असमानता शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में घटी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा देखा जा रहा है, जो कि हमने कंक्लूजन में निकाला भी था। यहाँ ध्यान देना है कि इस शोध पत्र ने 2 अध्ययनों को भी खारिज किया है। 2 अध्ययन जो इससे पूर्व किए गए थे इन्हीं विषय वस्तु को लेकर के, उसे खारिज करते हुए नई बात कही है। पहला जो अध्ययन जिसे खारिज किया गया है वह है अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय 2021 द्वारा, और दूसरा अर्पित गुप्ता और अनुल मलानी और बारजोट वोडा 2021 द्वारा एक कंक्लूजन दिया गया था इनके अपने दोनों के अपने अपने रिसर्च पेपर में कि कोविड-19 के कारण गरीबी में व्यापक वृद्धि हुई है राष्ट्रीय स्तर पर भारत में। लेकिन यह रिपोर्ट जो है अरविंद पनगाड़िया जी का, यह इसे खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। भारत में गरीबी का अनुमान कैसे लगाया जाता है जरा ये समझ लीजिए। भारत में जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO, वैसे भी बहुत बार चर्चा ये हो गया है NSO का, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कीजिए। वैसे भी इकोनॉमी में भी लगातार UPSC की नज़र इस टॉपिक पे रहता है। इस टॉपिक के इर्द गिर्द जितने बातें हैं उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आयोजित उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आधार पर आधिकारिक गरीबी परिभाषा और संख्या का अनुमान लगाया जाता है। किसके आधार पे? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ये जो है CES का अंतिम प्रकाशित डेटा वर्ष 2011-12 के लिए उपलब्ध है। अत्यधिक गरीबी को प्रतिदिन, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया था
कि अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि प्रतिदिन जो है 1.90 अमेरिकी डॉलर से अगर कोई व्यक्ति कम रहता है तो उसे अत्यधिक गरीब माना जाता है। चलिए, भारत में गरीबी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, संभावित कारण क्या हो सकते हैं, आप लोग भी कमेंट में बताइए। कुछ बातें तो मैं यहाँ आपसे डिस्कस कर लूँगा, लेकिन इसके अलावा आप लोग क्या सोचते हैं वह बताएंगे। देखिए, जनसंख्या को एक तरह से हम बहुत बड़ी समस्या मानते हैं भारत में। बढ़ते बढ़ते हम लोग अब 140 करोड़ के आसपास तो आ ही गए हैं, और ये तब हुआ है जब आप लोग तो अभी तक जनसंख्या में अपना योगदान दिए ही नहीं है। तो ज़रा सोच सकते हैं कि अगर ये पीढ़ी अपना योगदान नहीं दी है तब यह आलम है, और आप जैसे बहादुर लोग जब इस मैदान में उतरेंगे तब क्या क्या होगा। तो जनसंख्या का भारी दबाव है। अब देखिए क्या है कि संसाधन तो उतना ही रहने वाला है, भूमि तो उतना ही रहेगा, हवा भी, जल भी, लेकिन जनसंख्या का दबाव उस संसाधन पे बढ़ता जा रहा है। तो कंज्यूम ज़्यादा करेगी वो पॉपुलेशन उस रिसोर्सेज का, तो जाहिर सी बात है वो रिसोर्सेज तो ख़त्म ही होगा ना। मतलब मान लीजिए पहले एक व्यक्ति कोई थे, आपके मान लीजिए दादाजी होंगे, दादाजी के 2 बेटे हुए, ठीक है। अब दादाजी के पास 1 एकड़ का ज़मीन था, चलिए मान लेते हैं 2 एकड़ था, ठीक है। अब दादाजी के 2 बेटे हो गए, तो इनके पास क्या हुआ, 1 एकड़ ज़मीन अब आ गया, और इनके पास भी 1 एकड़ ज़मीन आ गया। तो अब देखिए, पहले एक व्यक्ति थे तो 2 एकड़ था, बट के 1 आ गया। अब इनके 2 बेटे सुपुत्र हो गए, इसी में से कहीं आप में से कोई हो सकते हैं, इनके भी 2, एक सुपुत्र एक सुपुत्री हो गई। अब यहाँ देखिए कि और गिर गया। तो इस स्थिति में देखेंगे कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो संसाधनों की कमी होती जाएगी। ये सिर्फ भूमि के लेवल पे मैं कह रहा हूँ, बाकी भी चीज़ों पे देखेंगे तो यही स्थिति होगा। तो जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, और हमारी जनसंख्या जो है ना, वो कहने को तो ठीक है, हम कहते हैं मानव संसाधन है, मानव पूंजी तक की बात करते हैं, ह्यूमन कैपिटल तक की, लेकिन हमारी जनसंख्या बहुत स्किल्ड नहीं है, ठीक है। तो जब जनसंख्या स्किल्ड ना हो तब आप उसे मानव पूंजी नहीं कह सकते, फिर वह जनसंख्या जो है उस अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो उस अर्थव्यवस्था पर, उस बाजार पर बोझ बन जाती है। तो यह एक समस्या जनसंख्या का रहा है। बेरोजगारी भी जनसंख्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि भाई डिमांड कम है मार्केट में, सप्लाई ज़्यादा है। मतलब वैकेंसी जो है कि हर साल 180 IAS ही बनेंगे, और यहाँ जो लोग बैठने एग्जाम में वो 5 लाख बैठ रहे हैं। तो बड़ी मुसीबत है, सबको चाहिए यही IAS, आप सबको यही बनना है, लेकिन सीट ही कम है और दे रहे हैं 5 लाख लोग एग्जाम, ठीक है। तो बेरोजगारी क्या होगी, उस स्थिति में बढ़ेगी। तो डिमांड क्या है, कम है, 180 IAS ही चाहिए, सप्लाई कितना मिल रहा है कि 5 लाख लोग एग्जाम देने पहुंच गए हैं। तो बेरोजगारी बढ़ेगा इन सब चीज़ों से, ठीक है। और भी बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं, जब उस टॉपिक पर हम चलेंगे तो डिटेल से बात करेंगे। समावेशी आर्थिक विकास का अभाव है, यानी कि संसाधनों का जब बंटवारा हुआ उस बंटवारा में समानता का भाव नहीं रखा गया। कोई व्यक्ति देखेंगे बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है, अपने समाज में भी, आस पड़ोस में भी आप इसे देखते होंगे। तो समतामूलक समाज की जो परिकल्पना हो सकती थी वह नहीं हो पाया है, इसलिए समावेशी आर्थिक विकास की कमी बताई जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय समाज में। भूमि सुधारों का सही तरीके से क्रियान्वयन न हो पाना, कई बार भूमि सुधार का कोशिश तो किया गया सरकार के स्तर पर भी और कई सारे जो समाज सेवी थे उनके द्वारा भी, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया, और इसके वजह से समस्याएं जो है बनती चली गई। गरीबी से संबंधित कुछ समितियां बनाई गई है भारत में समय समय पर, तो इसे आप डिटेल से इसीलिए पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं तो चलिए टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, समिति का नाम बता दे रहा हूँ, लेकिन आपका पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है कि यह टॉपिक जब ये सब डिबेट जब चर्चा में आया है तो यूपीएससी ऐसा ही प्रश्न पूछेगी। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखना है कि समिति तो ठीक है, लेकिन उसका इसमें क्या है, किस वर्ष में उस समिति का गठन किया गया, आप डिटेल से यह भी पढ़ लीजिएगा। आप डिटेल से यह भी पढ़ लीजिएगा कि इस समिति ने क्या सिफारिश की है और सिफारिशों को सरकार ने कहां तक माना है। तो डिटेल से देखिए, वर्किंग ग्रुप 1962, वीएम डांडेकर 1971, डॉक्टर वाई के अलग 1979, लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह 1993 और तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह 2009। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से।
और रंगराजन समिति 2014 को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए, रंगराजन समिति की बहुत सारी सिफारिशों को सरकार ने नहीं मारा, खास करके जो गरीबी रेखा को लेकर के परिभाषा की बात थी, सरकार ने उसे भी इसे अभी तक लागू नहीं किया है। तो इसीलिए ये जो तेंदुलकर विशेषज्ञ समिति है, इसी को आधार मान के हम चलते हैं। तेंदुलकर समिति ने शहरी क्षेत्र में बताया, मतलब गरीबी रेखा की जब बात करते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हालांकि आप डिटेल से पढ़िएगा इसे, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि मैं छोड़ दूंगा तो हो सकता है आप लोग भी छोड़ दें, मेरा मन मानता नहीं है छोड़ने का। तो तेंदुलकर विशेषज्ञ समिति 2009 में बना। तेंदुलकर विशेषज्ञ समिति ने आधार बनाया कि भाई शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में गरीबी रेखा का आधार क्या होगा। तो समझिए, इसने कहा कि अगर शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति 32 रुपया दिन का कमा रहा है तो अमीर है, अब आप सोच लीजिए, और ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति है और वो 27 रुपया कमा लिया है तो वह अमीर है। कहने का मतलब वह गरीबी रेखा से ऊपर का बंदा है। ठीक है, अब आप लोग इतना अर्निंग कर लेते हैं जहाँ तहाँ से भी, तो समझ लीजिए आप मतलब बहुत अमीर हैं इस परिभाषा के आधार पे। और इनका यह भी कहना था कि जो गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं वह देश में तकरीबन 22% के आसपास हैं। लेकिन आप लोग इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। गरीबी को कम करने के लिए भारत सरकार कुछ पहल भी कर रही है। उस कुछ योजनाओं को मैं यहाँ आपको आपके नज़र में रख देता हूँ, बाकी इस योजना को भी डिटेल से आपको पढ़ लेना है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात यहाँ जब की जाएगी, यानी कि देखिए लोगों को कम दर पर किफ़ायती रेट पर अनाज मिल जाए, खाद्यान्न मिल जाए, सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत रही है। और इस तरह की योजनाएं चला करके सरकार जो है गरीबी को, या समाज में असमानता है, या फिर जो खाद्यान्न संकट की बात है, भुखमरी की स्थिति है, सरकार इससे दूर करने की कोशिश करती रही है और ये अभी भी लागू है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा के नाम से जैसे आप जानते हैं 2005 में, यह अपने आप में एक हिस्टोरिकल जो है योजना है भारत सरकार के लिए। और कोविड के दौरान देखा गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने में मनरेगा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 की बात की गई है, इसे बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013 भी लाया गया, यहाँ रूरल और फिर अर्बन। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आप जानते ही हैं कि उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण समाज को किस लेवल तक बदला है। 2016 में यह योजना आया था। तो डिटेल से इन सब योजनाओं को आपको पढ़ लेना है ताकि आपके समक्ष यदि इन टॉपिक से कोई प्रश्न आ जाए तो ना छूट पाए। एक क्वेश्चन जो है वह मेंस का है, ठीक है, प्रीलिम्स का समय अभी चल रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि मेंस की प्रैक्टिस छूट जाए, तो बीच बीच में एक एक प्रश्न करते रहिए। भारत में गरीबी के विभिन्न कारकों, ध्यान रखना है, भारत में गरीबी के विभिन्न कारकों की चर्चा करते हुए यह बताएं कि सरकार द्वारा गरीबी को कम करने के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। कीवर्ड को ध्यान रखिए, यहाँ पर आप 150 वर्ड में इसे लिख सकते हैं। 150 वर्ड में आपको क्या करना है, 25 वर्ड जो है आप इसे इंट्रो में लिख सकते हैं। यदि मैं जो इंट्रो दिया करता हूं अपने वीडियो में आप उसे ध्यान से सुना करेंगे तो मेरे ही इंट्रो में आपका इंट्रो आ जाया करेगा, ठीक है। तो 150 वर्ड में 25 वर्ड तो आप इंट्रो के लिए रख लीजिए और 20 से 25 शब्द जो है कंक्लूजन के लिए, और बाकी के 100 वर्ड जो है उसे आप मेन बॉडी के लिए रख लीजिए। और यहाँ पर फिर कीवर्ड पर ध्यान दीजिए कि भारत के संदर्भ में बात की जा रही है, गरीबी के विभिन्न कारकों को चर्चा करना है कि गरीबी के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। और यह बताना है फिर कि उन कारणों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यदि कोई राज्य सरकार अपने स्तर पर बहुत बेहतरीन काम कर रही है तो उसे भी बताइए। यहाँ जब कंक्लूजन में आप पहुँचेंगे तो कोशिश करना है आपको कि रिपोर्ट वगैरह की चर्चा कीजिए। कोई रिपोर्ट आया है, कोई इंडेक्स हो, भारत सरकार की कोई योजना हो करंट में, उन सब चीज़ों की चर्चा कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका आंसर जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए अब उस टॉपिक पर चलते हैं जो प्रश्न जैसा कि हम रोज़ किया करते हैं। ये जो समिति थी भारत में गरीबी से संबंधित, उसमें कौन नहीं रहे समिति देख लीजिए। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो भी समिति आपको लगता हो कि गरीबी के लिए नहीं बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, उसका नाम 4 विकल्प है, उस विकल्प को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और आप चाहे तो मेंस का जो ये प्रश्न दिया गया है यह वाला, इसको भी लिख करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी ही बात रखते हैं, किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।